Good morning students, how are you all? This is me Tripti Parashar. Welcome back to my channel. So students, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं चैप्टर 3 का लेक्चर 2 लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप लेक्चर 2 कब अपलोड करेंगे, तो इसीलिए मैंने जल्दी से लेक्चर 1 के बाद आपके लिए लेक्चर 2 की वीडियो भी प्रिपेयर कर ली है। और स्टूडेंट्स, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने इतने अच्छे कमेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाएँ अपने स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो एफर्ट कर रही हूँ, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आपको हेल्प हो रही है, तो यही मेरे लिए बहुत है। तो चलिए हम लोग अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर कवर किया था। बेटा, अगर किसी को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बता दीजिए, तो मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगी। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अपडेशंस के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लेक्चर 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो हम ऑलरेडी ये कंटिन्यूड वीडियो है जो लेक्चर 1 का, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जिन स्टूडेंट्स ने सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा है, जो ये वाला वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो इसका लेक्चर 1 जो है वो ज़रूर पढ़ लें, तभी आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ पाएंगे। तो यहाँ मैं इस वाली स्लाइड में, मतलब इस वाले लेक्चर में, मैं सेकंड सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमें एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये इस वाले स्लाइड में आपका पूरा कवर होगा। ओके, इस वाले लेक्चर में पूरा कवर होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू हैंडल स्पेशलाइज्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, देर आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर programs for drawing graphics, preparing presentations, calculating salaries of employees and preparing school results. So there are so many application software जो आप लोग अपने सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टास्क को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स बताऊंगी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ वेरी मच पॉपुलर सॉफ्टवेयर, जो आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं या तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है ना, आपको कहीं पे टेक्स्ट डेटा यूज़ करके आपको कुछ कोई कंटेंट लिखना है, तो आप इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग टेक्स्ट डेटा एंड इंक्लूड्स डेटा फॉर्मेटिंग टूल्स. It is generally used to create content like a letter or a report. Some examples of word processing software are WordPad, Pages, OpenOffice Writer, etc. These all are the examples of word processing software. As you can see in the image, यहाँ पर आपको मैंने इमेज यहाँ पर आपको एक इंसर्ट करके दिखाई हुई है कि how it looks like. वैसे आप सभी लोग जानते हैं, बट स्टिल मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिखा दी है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर, जिसके थ्रू आप जो है वर्ड पर कोई भी लेटर है, रिपोर्ट है, कोई भी कंटेंट आप टेक्स्ट डेटा को यूज़ कर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को एडिट करना है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, तो भी आप जो है इसी पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड एप्लीकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी मैंने आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के नाम से आप समझ रहे होंगे कि डेटा का मैनेजमेंट, राइट। तो डेटाबेस मतलब डेटाबेस में जहाँ आपका डेटा स्टोर है, मीन्स इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड
कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर जो डेटाबेस में जो मैनेजर होता है वो डेटाबेस को जो है मैनेज करता है, ठीक है, जहाँ पर आपका डेटा जो है कलेक्ट है, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में DBMS बोल देते हैं। DBMS इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। इट अलाउज द डेटाबेस यूजर्स टू स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको DBMS के दे रखे हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओरेकल, MS Access, SQL सर्वर एंड MySQL, दीज आर द पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब बात आती है कि हम इनका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम इनका जो है यूज़ कैसे करते हैं। तो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे स्कूल है ना, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसका जो स्टूडेंट्स का जैसे मान लीजिए 1500 या 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा कैसे हम स्टोर रखते हैं, तो उसका बनाते हैं हम डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। वो इन जो मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर बताए, इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स का डेटा डाल देते हैं, ठीक है। अब हर स्कूल का, हर बच्चे का डेटा कैसे, देखिए उसका फादर नेम, उसकी मदर नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे से रिलेटेड होती हैं, उसका पूरा डेटा, तो वो डेटाबेस में स्टोर रहता है। अगर डेटाबेस में स्टोर रहता है तो आपका डेटा जो है जब भी आप चाहें तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसने स्कूल छोड़ दिया, नाउ अब उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करना पड़ेगा कि आप उसको रिमूव करें, या कोई न्यू एडमिशन है तो अब आपको उस डेटा में ऐड करना है, तो आप न्यू एडमिशन के स्टूडेंट को आप उस डेटा में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपडेशन ऑफ डेटा। क्लियर। तो मतलब जो आज करेंटली जो डेटा आपका जो है एक्चुअल, जैसे मान लीजिए 1500 मेरा भी डेटा है, ठीक है, अब वो आगे जाके 1510 हो गया या 1550 हो गया, तो मैं उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको क्या करती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। तो आई होप आपको डेटाबेस क्लियर हो गया है। मतलब ये भी है, ये इसका मतलब यही है कि जैसे आप वेबसाइट यूज़ करते हैं या मतलब आप कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या आपको उसका डेटा कहीं स्टोर कराना है, तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी भी इमेज मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मतलब डेटाबेस के लिए हम जो है कंप्यूटर में काम करते हैं और किस तरीके की इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस बेस यहाँ पर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, आप लोग सभी लोग अवेयर हैं, आप लोग MS Excel का नाम जानते ही होंगे, है ना। MS Excel बहुत सारे बच्चों को तो आता भी होगा काम करना इस पर। तो इट इज़ अ ग्रिड दैट ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू कॉलम्स एंड रोज। बेटा ये कैसा होता है दिखने में, इसमें कॉलम्स और रोज होते हैं, इसमें आप अपने डेटा को कॉलम्स और रोज की हेल्प से अपने डेटा को आप इसमें जो है ईजीली जो है स्टोर करते हैं। स्प्रेडशीट मेक्स इट ईजी टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट में मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजी हो जाती है डिस्प्ले। ऐसे मैंने आपको बताया ना कि भाई टेक्स्ट के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर आपके कोई टेबुलर फॉर्म में कोई डेटा है तो आपको ईजीली आप उसको समझ जाते हो, ईजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो, बिकॉज वो आपको हर चीज़ उसमें स्पेसिफिकली अलग अलग दिखती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से आपका जो डेटा है वो इजीली डिस्प्ले हो जाता है, आप लोग इजीली उसको समझ जाते हो। इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू इंसर्ट फॉर्मूलाज एंड मेक वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा ईजी। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसमें आप कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करके आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस या कोई भी फॉर्मूला लगाया, तो आप उसमें उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर ले सकते हो। तो अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू डू कैलकुलेशंस लाइक फाइंडिंग द एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज। इट कैन बी यूज्ड बाय द टीचर्स ऑल्सो टू क्रिएट अ क्लास लिस्ट विद द मार्क्स, ठीक है। हम लोग भी बेटा जो जैसे आपकी क्लास लिस्ट जो क्रिएट करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग मार्क्स, तो वो भी हम सारी चीज़ें किस पे करते हैं, एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल को हम बेटा एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ MS Excel। ये कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर होता है स्प्रेडशीट, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट करके ही दिया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्सेल को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, ओके। मैंने इसीलिए हेडिंग में स्प्रेडशीट लिखा है, नहीं तो मैं MS Excel भी लिख सकती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्प्रेडशीट नहीं पता होता है।
अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्प्रेडशीट नाम क्यों बोलते हैं हम इसको? हम स्प्रेडशीट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो स्प्रेडशीट होता है। ठीक है बेटा, इसकी भी इमेज मैंने दे रखी है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट मल्टीमीडिया फाइल्स दैट इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सॉरी यहाँ पर ऑडियो 2 बार लिख गया है, मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाई हूँ। ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको मल्टीमीडिया फाइल्स क्रिएट करने के यूज़ में आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन। अब यहाँ पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, फ्लैश, डायरेक्टर, है ना, बहुत सारे। यहाँ पे मैं आपको इतने सारे नाम भी नहीं दे पाई हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से आप मल्टीमीडिया फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम पे सॉन्ग प्ले करते हैं तो विंडो मीडिया प्लेयर, है ना, VLC प्लेयर के थ्रू भी आप वीडियो भी देख लेते हैं, तो जो है वो क्या होता है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आपको इमेज दिख रही है तो इससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके थ्रू आप PPT क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे कि प्रेजेंटेशन। तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो। This type of software includes following: insertion, formatting, and editing with text. Methods to include graphics in the text. A functionality to execute the slideshows, Keynote, PowerPoint. आपको पता है ना PPT, जैसे आप इस तरीके से जैसे स्लाइड्स बनाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, या फिर कहीं पे जैसे हम मीटिंग के थ्रू आपको कोई प्रेजेंटेशन कोई देनी होती है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, PPT का यूज़ करते हैं स्लाइड्स के थ्रू। जैसे कि मैं अब देखो आप लोगों को मैं कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं भी यहाँ पर PPT का यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ, है ना, जो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, ये किसके थ्रू कर रही हूँ मैं? PowerPoint के थ्रू कर रही हूँ। तो ये मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया, राइट। तो आपको अगर कुछ भी किसी को समझाना है, कोई की पॉइंट्स लिखने हैं, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, PowerPoint के थ्रू आप PPT प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज मैंने आपको यहाँ पर नीचे दे रखी है। चलिए नेक्स्ट है बेटा स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर जो है टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कंप्यूटर, है ना। इट कैन बी यूज फॉर रिकॉर्ड transactions, it can be used to maintain account balances, and it can be used to prepare financial statements and reports। ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली आपका क्या काम रहेगा, अकाउंट्स को मैनेज करने का काम रहेगा, है ना। तो मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे दिए कि बुक्स का अकाउंट्स, कंप्यूटर पे जैसे ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस उनको मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना, तो ये किस में आ गया आपका अकाउंटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम भी आपका एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप हर तरीके की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि फ़्लाइट की, ट्रेन की, होटल्स की, है ना। तो आप जो है इसके थ्रू रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू आप जो है ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका HR मैनेजमेंट। HR मैनेजमेंट होता है बेटा जैसे कोई ऑफिस होता है ना, ऑफिस में जो है एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज्ड इन ऑफिसेज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड टू डील विद न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो ये HR मैनेजमेंट होता है ना। और ये जो है दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, सैलरीज, है ना, टैक्स, ये भी इंक्लूड करता है। बाकी जो इसका मेन जो यूज़ होता है वो होता है कि एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम जो है कंपनी में एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो एन अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ used to monitor the attendance of the employees of a company. नेक्स्ट है आपका पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम इज़ यूज टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, है ना। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी को कैलकुलेट करना, ये होता है आपका पेरोल सिस्टम। इट ऑल्सो हैंडल्स द ग्रेड एंड पर्क्स ऑफ द
एम्प्लॉयज़, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ के जो ग्रेड वगैरह जो होते हैं उनको भी हैंडल करता है, ये आपका आता है पेरोल सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो इन्वेंट्री इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो हो गया आपका इन्वेंट्री, मतलब लिस्ट ऑफ गुड्स और मटीरियल्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है। तो एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स फॉर ईच आइटम इन द इन्वेंट्री लिस्ट बाय डिटरमाइनिंग when and how much stock to replenish, मतलब कितना स्टॉक जो है वो अभी है या कितना स्टॉक आपका आना बाकी है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो इट ऑल्सो अपडेट्स द इन्वेंट्री लिस्ट फॉर एवरी आइटम रिसीव्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। नेक्स्ट है बेटा बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम होता है, बिलिंग सिस्टम हैंडल्स द बिलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और परचेज्ड, है ना, ये बिलिंग को हैंडल करता है। ये हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे दी जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं बट मैंने आपको यहाँ पर इतने बताए हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स द एप्लीकेशन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन द कंप्यूटर। इट टिपिकली परफॉर्म्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क। जैसे ये प्रोग्राम क्यों यूज़ करते हैं हम, ये सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं, तो दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एप्लीकेशन और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई टाइप के होते हैं, जैसे फाइल मैनेजर, डिस्क फ्रेगमेंटर। मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताती हूँ। फाइल मैनेजर होता है, द फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलाउज अ यूज़र टू सर्च। ये फाइल मैनेजर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को फाइल सर्च करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट, सेव, कॉपी, रीनेम, सॉर्ट, ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए अलाउ करता है। दिस इज़ अ फाइल मैनेजर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यूटिलिटी कैसे, क्योंकि ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को और उस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क में डेटा को रीअरेंज करने के लिए यूज़ में आता है। तो जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं वो क्या हो जाती है, वो रीयूनाइटेड हो जाती है सो दैट द कंप्यूटर कैन रन मोर एफिशिएंटली। जो अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रीयूनाइटेड हो जाएंगी, जिससे कि कंप्यूटर जो है वो और अच्छे से वर्क कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड वायरसेस, ट्रोजन, की लॉगर्स एंड अदर कोड्स दैट स्टील योर कंप्यूटर डेटा। एंटीवायरस प्रोग्राम भी आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये एज अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी मैलिशियस कोड होते हैं, वायरसेस, ट्रोजन्स, इन सब से प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे जो है अपने लैपटॉप वगैरह में या सिस्टम में एंटीवायरस यूज़ करते होंगे। क्विक हील, कैस्परस्काई, नॉर्टन, मैकेफी ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर एंटीवायरस के। तो ये शायद मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल। एनक्रिप्शन बेटा क्या होता है, द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड into a coded form that is not easily understood by an unauthorized person। मतलब डेटा, जैसे कोई डेटा मैं सेंड कर रही हूँ, ठीक है, जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई डेटा सेंड हो रहा है और बीच में उसको कोई पढ़ ना ले, तो हम उसको क्या कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं, मतलब उस पर कोई पासवर्ड लगा देते हैं। जैसे हम किसी डेटा पे कोई पासवर्ड लगा दें, दैट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, उसको एनक्रिप्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। क्लियर। जैसे मैं नहीं चाहती कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको देखे, तो हम इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, क्योंकि हम उसको कोड कर देते हैं उस पर कोई। ठीक है, तो उसको जब तक उसका पासवर्ड का, और जब तक मतलब आपने उस पर कोई लॉक लगा दिया और जब तक किसी को उसका पासवर्ड नहीं पता होगा, तो वो उसको डिकोड नहीं कर सकता, मतलब वो उसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपके जो डेटा है उस पर लॉक लग जाएगा। तो ये तो हो गया एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इसका ऑपोजिट होता है, मतलब जैसे कोई भी डेटा आपने सेंड किया वो लॉक लगाकर, अब जिस भी डेस्टिनेशन पर आपने भेजा, जिसको भी भेजा है, अब वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उसके पास उसकी की होगी या उसका पासवर्ड होगा, तो वो उसको खोल लेगा, तो उसको डिकोड कर लेगा। ठीक है, मतलब अब जो आपका मैसेज है, आपका डेटा है, वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एनकोड करने से पहले था। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। द टेक्निक यूज टू कन्वर्ट द कोडेड डेटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। आई होप आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अच्छे से
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो आप जितने भी एप्लीकेशंस जो अपने मोबाइल पर रन करते हो, अपने मोबाइल डिवाइसेस पर रन करते हो, स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे, वो सारे आपके मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। ओके, इट मे और मे नॉट रिक्वायर द इंटरनेट टू रन। हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़े, और ये भी हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मोबाइल ऐप्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन गैदरिंग एप्स सच एज कैलेंडर, contacts, calculator, weather apps are related to games, online banking, ticket booking. So there are so many mobile applications जो आप अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, टैबलेट्स पे, स्मार्टफोन्स पे जो है रन करते हैं। वो आप, और मैंने, आप देख लीजिए स्लाइड्स पे, मैंने और भी बहुत सारी जो है ऐप्स का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अब आप देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे मोबाइल ऐप के। देखिए सबसे पहले तो ये है कि भाई आप जो है अपने डेटा को क्विक एक्सेस आपके प्रोवाइड हो जाती है, सो इट कैन स्टोर डेटा लोकली ऑन द डिवाइस। इट ऑल्सो अलाउज टू वर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ये भी, जो कुछ ऐप्स जो हैं वो आपको ये भी प्रोवाइड करती है कि आप अपना वर्क ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। और इट इज़ अ चीपर वे टू एक्सपैंड अवर बिजनेस बाय रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स इन लेस टाइम, है ना। आपको मतलब आप अपने बिजनेस पर्पज से देखें तो आपको अपने क्लाइंट के पास जाना है, तो ये मतलब जैसे कुछ चीज़ें आपकी ऐप से जो है वो जो है पॉसिबल हो जाती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अपने क्लाइंट के पास जाएं और अपना टाइम जो है दें। तो कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपको ये चीपर पड़ती हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसा भी होता है, एजुकेशनल ऐप्स होते हैं जैसे कि ई बुक्स हैं, ई लाइब्रेरी, एजुकेशनल वीडियोज़, एजुकेशनल गेम्स, जो कि आपको एजुकेशन मटेरियल क्वालिटी की एक्सेस दे देते हैं, है ना। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं मोबाइल ऐप के। डिसएडवांटेजेस आपको क्या मिलेंगे, जैसे कि कुछ ऐप्स होती हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, तो दीज ऐप्स रन इन द बैकग्राउंड यूजिंग अप इन द रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी लाइफ डिक्रीज़ होती है। Most of the applications ask for permission to access your device information to properly run it, so thereby compromising personal information of the individual. In case you don't allow the access, the app simply may not install on the device. A mobile app need to be developed for several platforms. जो मोबाइल ऐप है उसे several platform चाहिए होते हैं डेवलप करने के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड, MS विंडोज़, ये सारे। कुछ पॉपुलर आपके मोबाइल ऐप्स होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप्स, ट्रू कॉलर, पेटीएम, ट्विटर, ओला कैब्स। ये बहुत पॉपुलर मोबाइल ऐप्स हैं जो आज की डेट में हम सब अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखते हैं, है ना। आप अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर तो ज़रूर रखते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप हम ज़रूर चलाते हैं, ट्विटर भी आप आजकल ट्विटर पे भी लोग आ गए हैं, पेटीएम भी आजकल हम लोग पेटीएम के थ्रू जो है बिल्स पे करते हैं या शॉपिंग करते हैं, है ना। तो और ओला कैब्स, आपको कभी इनकेस कैब की ज़रूरत पड़ती है तो आप ओला कैब की भी जो है ऐप इंस्टॉल रखते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि हम लोग अपने मोबाइल ऐप में रखते हैं, ठीक है, मतलब मोबाइल में रखते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ मोबाइल ऐप्स बताई जो कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपका मोबाइल एप्लीकेशन फिनिश होता है। ये लेक्चर 2 और चैप्टर 3 आपका पूरा फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लीजिए। कीप स्टडी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डिटेल स्टडी की है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ और बार बार यही बात बोलती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। कमेंट्स में बच्चे ये पूछ रहे हैं मैम आपने ये वाली बुक नहीं ली या वो वाली बुक नहीं ली, कौन सी बुक से आप बना रहे हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो पूरा कंबाइंड होता है। मैं किसी भी बुक को रेफ़र नहीं कर रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो से अगर पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके वॉच आउट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर 4 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी क्योंकि उसकी भी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है। मैं जो है कोशिश करूंगी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 भी लेकर आऊँ। तब तक के लिए मेरे साथ बनी रहिए। स्टे ट्यून्ड, बाय एंड टेक केयर।